उस वक्त लगी नराय की ही जानिब था। आई कॉम पर उनकी गुफ्तगू सुनते ही मेरे कदम रुक गए थे। सरदार, मेरा इरादा भांप गया था, शायद तुम लगी नराय नहीं जाना चाहते। मैंने जवाबन दरियाफ्त किया, क्या इन हालात में वहाँ जाना मुनासिब होगा? वो बोला, तो फिर? मैंने कहा, वहाँ चलते हैं जहाँ गुज़श्ता शब गुजारी थी। उसने कहा, ख्याल रहे उस तरफ से दुश्मन के आदमी भी मौजूद होंगे। मैंने कहा, नहीं, शाम का अंधेरा छा रहा है, यकीनन वो ज़ेड़ा केल से सीधा लगी नराय का रुख करेंगे। लगी नराय पर आने का उनका कोई जवाज नहीं बनता। यूं भी उन्हें इसी बात का हुक्म दिया गया है कि वो सीधा लगी नराय का रुख करें। सरदार ने इस बात में सर हिलाया, ठीक है, और हम वापस लगी नराय की बुलंदी तय करने लगे। ऊपर पहुंचने तक काफी अंधेरा गहरा हो गया था। सरदार ने अंधेरे में ठोकर खाते हुए पूछा, टॉर्च जला लूं? मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा, नहीं। सरदार ने टॉर्च जला ली। मुझसे ठोकरें नहीं खाई जाती। अचानक क्लैशनकोफ कॉक करने की हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। सरदार के हाथ से टॉर्च झपटते हुए मैं नीचे लेट गया। झुक जाओ। क्या हुआ? उसने हकलाते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट ने उसकी हैरानी दूर कर दी थी। बाएं जानिब चलो, सरदार को कहकर मैं झुके झुके अंदाज में उस तरफ बढ़ गया। सरदार ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए दबे लहजे में पूछा, ये कौन हो सकते हैं? मैंने जवाब दिया, ये यकीनन वही हैं जो कह रहे थे कि रास्ते में वक्त जाया किए बगैर लगी नराय पहुंचो। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि उसी जगह 2-3 और ब्रस्ट आए। एक चीखती हुई आवाज हमें दाएं और थोड़ा नीचे की तरफ से आई, कबीर खान, हम पहुंच गए हैं। सरदार ने दुश्मनों की बात पर ध्यान दिए बगैर उलझन आमेज लहजे में पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, बिल्कुल ऐसे ही सरदार खान, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक रोशन खान और गुल खान की सारी गुफ्तगू फर्जी थी। दोनों पास बैठे हुए ये बकवास कर रहे थे ताकि अगर हम यहीं छुपे हों तो इत्मीनान से छुपे रहें, और ये बात वो बड़े इत्मीनान से उसी चैनल पर कर रहे थे जो उनके हलाक होने वाले साथी ने अपने वायरलेस सेट पर लगाया हुआ था। उसी वक्त इकट्ठी 2 गने चलने की आवाज सुनाई दी। एक चट्टान के पीछे रुकते हुए सरदार ने पूछा, इसका मतलब है कि उनकी तादाद भी 3 से ज्यादा होगी? मैंने कहा, बिलाशुबा, और मैंने ड्रैगनऑफ को हाथ में पकड़कर कॉक कर लिया। सरदार ने क्लैशनकोफ पहले से तैयार हालत में पकड़ी हुई थी। मैंने सेट ऑन करके ईयरफोन की लीड उसमें लगाकर कान में उड़स ली। अब सेट की आवाज दूर तक सुनाई नहीं दी जा सकती थी। उसके साथ ही मैंने सेट ऑन किया, लेकिन खामोशी छाई हुई थी। मैं चैनल तब्दील करने लगा। चैनल 19 पर मुझे मतलूबा गुफ्तगू सुनाई दी। आवाज आई, मैंने सिर्फ 2 आदमी देखे हैं और दोनों गालिबन मशरिक की तरफ भागे हैं। दूसरी आवाज आई, ठीक है, तुम उसी जगह मौजूद रहो। तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? ये पूछने वाला रोशन खान था। दूसरे ने मुख्तसरन कहा, बिस्मिल जान। इस मर्तबा उसे जवाब देने की बजाय वो किसी दिलबर खान को पुकारने लगा। दिलबर खान ने जवाब देने में देर नहीं लगाई, सुन रहा हूँ। पहली आवाज आई, शायद उनका रुख तुम्हारी तरफ है। 2 आदमी हैं, कोशिश करना जिंदा हाथ लग जाए, नहीं तो उड़ा दो, लेकिन भागने न पाए, वरना सरदार कबील खान हमारी जान को आ जाएगा। दिलबर खान ने एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया, बेफिक्र रहो। इस मर्तबा वो एक और आदमी को मुखातिब हुआ, नासिर खान, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? नासिर खान ने जवाब दिया, 10 आदमी हैं कमांडर। पहला बोला, 5 आदमी नाले के सामने भी भेज दो ताकि वो नाले में उतरें तो मुकम्मल घेरे में हो। नासिर खान ने जवाब दिया, ठीक है। पहला आदमी बोला, अजमत जान, तुम्हारे साथ 8 आदमी थे। वो बाकायदा किसी फौजी कमांडर की तरह अपने मातहतों से बात कर रहा था। अजमत नामी शख्स ने जवाब देने में ताखीर नहीं की, जी कमांडर। वो तमाम आई कॉम के इस्तेमाल के साथ पहाड़ी इलाके में जंग के तरीके कार से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। कमांडर बोला, मेरा ख्याल है उन आदमियों के साथ लगी नराय की तरफ आने वाला कोई आदमी बचकर नहीं निकल सकेगा। अजमत जान ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, जी कमांडर। मैंने साथ बैठे सरदार खान को दबी आवाज में सूरत हाल से आगाह किया, सरदार खान बुरे फंसे हैं। इन पहाड़ियों को उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है। सरदार ने एतमाद भरी सरगोशी से जवाब दिया, अगर उनके पास 100 बंदे भी हों तब भी इन पहाड़ियों को नहीं घेर सकते। मैंने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन फिलहाल हम घेरे में हैं दोस्त। सरदार ने मशवरा दिया, लगी नराय की तरफ नीचे उतरने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, उस जानिब कोई अजमत जान 8 आदमियों के साथ हमारा मुंतजिर है। सरदार खान ने कहा, वैसे तुम्हारा मशवरा मानकर मैंने बहुत बेवकूफी का सबूत दिया है। मैं हंसा। वो बोला, राजा ज़ीशान हैदर साहब, एक बात बता दूं, अगर हम रात के अंधेरे में उनके घेरे से न निकल सके तो दिन की रोशनी में हमारा भागना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाया, सही कहा। सरदार ने मुझे हल्के से शोले की जानिब मुतवज्जे किया, कोई सिगरेट सुलगा रहा है। उसका फासला हमसे 50 गज से ज्यादा नहीं था। मैंने कहा, ये इसकी जिंदगी का आखिरी कश होगा, और मैंने टेलीस्कोप के कवर उतारे बगैर ही ड्रैगनऑफ की मजल को उसकी जानिब सीधा किया। इतने नजदीकी फासले पर मुझे टेलीस्कोप साइट की इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी। ट्रिगर दबाते ही धमाके की गूंज के साथ एक दर्द भरी कर्राह ने मुझे बता दिया कि मैं कामयाब रहा था। उसी वक्त क्लैशनकोफ का अंधाधुंध फायर उस पत्थर की जानिब आने लगा। मैंने कहा, सरदार नीचे लेटकर उसी समत जाना है जिधर से फायर आ रहा है।
दबी आवाज में हंसते हुए उसने कहा, गोया मुझे एक बार फिर बेवकूफ बनना पड़ेगा। मेरा मतलब है तुम्हारी बात मानकर। मैंने कहा, मजाक का वक्त नहीं है खान साहब, उन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम हो गया है। सरदार ने जवाब दिया, मैं तो मजाक नहीं कर रहा। उसी वक्त किसी ने टॉर्च की रोशनी हमारी समत फेंकी। वो शायद हमारे छुपने की जगह का जायजा लेना चाहता था। वो इस बात में कामयाब भी हो गया, लेकिन जिंदगी की बाजी हार गया। वो बेवकूफ शायद जानता नहीं था कि रोशनी पर निशाना साधना कितना आसान काम था। ड्रैगनऑफ की एक और गोली कम हो गई थी। रोशन खान की धाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, अब अगर किसी उल्लू के पट्टे ने रोशनी करने की कोशिश की तो उसे मैं खुद गोली मार दूंगा। उसी वक्त क्लैशनकोफ के 2-3 ब्रस्ट हमारी तरफ आए, मगर हमने जवाबी फायर से गुरेज किया। हमारे पास इतना फालतू एमुनिशन नहीं था कि उनके हर फायर का जवाब देते। रोशन खान की आवाज आई, तुम लोग चारों तरफ से घेरे में हो, बेहतर यही होगा कि खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं उसकी आवाज को अच्छी तरह पहचान गया था। उसकी बात का जवाब सरदार ने 2 गोली फायर के साथ दिया। सरदार के फायर के साथ 2-3 ब्रस्ट फायर आए, लेकिन हम पत्थर की चट्टान के बायस महफूज रहे। मुझे आई कॉम पर रोशन खान की आवाज सुनाई दी। वो दिलबर खान को पुकार रहा था। दिलबर खान के जवाब देने पर वो कहने लगा, दिलबर अपने आदमियों के साथ हमारी तरफ बढ़ते आओ। जवाबन दिलबर खान ने जी कमांडर कहकर हुक्म पर अमल पैरा होने का इंदिया दिया। उसके साथ ही रोशन खान किसी बर्मन खान को आवाज देने लगा। बर्मन खान के हुक्म जनाब पर वो पूछने लगा, तुम्हारे पास हैंड ग्रेनेड मौजूद हैं? बर्मन खान ने कहा, जी हाँ, 3 ग्रेनेड मौजूद हैं। वो बोला, फौरन मेरे पास आ जाओ, मैं इस वक्त लगी नराय की बुलंदी पर खड़ा हूँ। वो बोला, कमांडर 10 मिनट लग जाएंगे। रोशन खान बोला, मैं मुंतजिर हूँ, और खामोश हो गया। मैंने कहा, सरदार, रोशन खान किसी आदमी से हैंड ग्रेनेड मंगवा रहा है। यकीनन उसका इरादा हमारे खिलाफ हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करने का है, इसलिए जितना जल्दी हो यहाँ से निकलना चाहिए। सरदार ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है सामने की बजाय दाएं तरफ निकल चलते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया। उस तरफ तंग नाला है, अगर उसमें उतर गए तो चूहे दान में फंस जाएंगे। उन्होंने नाले को भी घेरा हुआ है। सरदार खान अपनी बात पर मुसिर रहा। मुकम्मल नहीं उतरते, ढलान पर होकर जेड़ा केल की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर रोशन खान पार्टी की हदबंदी से गुजर गए तो आगे जाना मुश्किल नहीं होगा। लगता है लीजोना के साथ 2 माह गुजार कर तुम में भी अक्ल आ गई है। उसने पूछा, तो चलें, इससे पहले कि हैंड ग्रेनेड का सामना करना पड़ जाए। मैंने कहा, मेरे पीछे रहना और तुम फायर न करना, मेरे पास साइलेंसर लगा पिस्तौल है। किसी भी अचानक नमूदार होने वाले को मैं खुद संभाल लूंगा। उससे बात करते हुए मैंने ड्रैगनऑफ राइफल की स्लिंग सर से गुजार कर अपनी छाती के सामने लगाई। इस तरह के राइफल मेरे पुश्त पर बंधे थैले पर मजबूती से ठहर गई। साइलेंसर लगा ग्लॉक 19 मेरे हाथ में था। सरदार ने कहा, ठीक है, और उसका जवाब सुनते ही मैं झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ गया। हम जिस चट्टान के पीछे दुबके थे उसके सामने रोशन खान ने मोर्चा बना रखा था। उसके अकबी जानिब दिलबर खान अपने आदमियों के साथ आ रहा था। दाएं जानिब अजमत खान और बाएं जानिब नासिर खान अपने आदमियों के साथ मौजूद था। लेकिन नासिर खान नाले की परली तरफ और सामने की समत में मौजूद था। वो नाला जेड़ा केल से निकल रहा था। लाजमी तौर पर जेड़ा केल की बुलंदी पर उनके आदमियों ने मौजूद होना था। रोशन खान जैसे शातिर से बैद था कि उसने वो समत नजरअंदाज कर दी हो। लेकिन जेड़ा केल की परली जानिब अगर हम पहुंच जाते जिस तरफ अमेरिकन स्नाइपर मेरा निशाना बना था तो हमारा निकलना मुश्किल नहीं था। नाले में 10-15 गज नीचे जाकर हम उसी ढलान पर मुतवाजी आगे बढ़ने लगे। हवा काफी तेज रफ्तारी से चल रही थी और ये हवा जहाँ सर्दी में इजाफे का बायस बन रही थी, वहीं हमारे लिए इस लिहाज से निहायत मुफीद थी कि हमारी हल्की फुल्की आहट दुश्मन को सुनाई नहीं दे रही थी। हम 30-35 गज ही आगे बढ़े होंगे कि एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। यकीनन उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका था। मुझे हल्की हंसी के साथ किसी की आवाज सुनाई दी, जानाना, मेरा ख्याल है इन कमीनों का काम तो तमाम हो गया। हमारे इस्तकबाल के लिए उस जानिब भी रोशन खान ने अपने आदमी खड़े किए हुए थे। हमारी खुशकिस्मती की हवा जेड़ा केल की जानिब से हमारे रुख चल रही थी, इसलिए वो आवाज आसानी से सुनाई दे गई थी। सरदार ने भी वो आवाज सुन ली थी। हम दोनों दब कर नीचे बैठ गए थे। उसी वक्त एक और जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर एक और ग्रेनेड फेंक दिया था। सरदार को वहीं ठहरने का इशारा करके मैं रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। उनकी बातें करने की धीमी आवाज मेरी रहनुमाई कर रही थी। जल्द ही उनके हयूले मुझे नजर आने लगे। उनका रुख हमारी जानिब ही था। उसी वक्त मेरे कान में लगे रिसीवर में रोशन खान की आवाज उभरी और साथ ही वही आवाज मुझे उन आदमियों के पास मौजूद आई कॉम से भी आ रही थी। तमाम पार्टियां होशियार रहें, वो यहाँ से गायब हैं। मुझे पहले वाली आवाज सुनाई दी, इसका मतलब फिर बच गए हैं कमीने। और उसके साथ ही मैंने ग्लॉक सीधा करके मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया। ठक ठक की आवाज के साथ 2 दर्द भरी कर्राहें उभरी। मैं जमीन से उठकर तेजी से आगे बढ़ा। सरदार ने भी मेरी तकलीद की थी। उनके तड़पते अजसाम को फलांगते हुए हम आगे बढ़ गए। 10-15 गज आगे जाते ही हम दोबारा बुलंदी चढ़ने लगे। ढलवान से हमवार सतह पर आते ही हम तेजी से जेड़ा केल की तरफ बढ़ गए थे। नासिर खान, तैयार हो जाओ, मेरा ख्याल है वो नाले में उतर गए हैं।
नासिर की एतमाद भरी आवाज उभरी, हम तैयार हैं कमांडर। हम ज़ेडाकेल की बुलंदी पर चढ़ने लग गए थे। वो लगी नराय से इतनी ज्यादा बुलंदी नहीं थी। रोशन खान किसी नए बंदे को पुकार रहा था, गुल खान तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? गुल खान की आवाज सुनाई थी, हम 2 आदमी हैं कमांडर। बर्मन खान तुम अपने साथ एक आदमी को लेकर गुल खान के पास पहुंचो। बर्मन खान ने जवाब दिया, ठीक है। अब मालूम नहीं बर्मन खान उस वक्त कहाँ था। चढ़ाई खत्म होने के करीब ही हम दबे कदमों चलने लगे। उसी वक्त सरदार के पांव के नीचे एक पत्थर आकर लुढ़क गया। हम फौरन लेट गए। ये बर वक्त लेटना हमारे काम आ गया था। उसी वक्त एक ताकतवर टॉर्च की रोशनी उस तरफ आई। सरदार मेरे आगे था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया। तरतराहट की आवाज में एक चीख भी शामिल थी। टॉर्च समेत वो औंधे मुंह गिरा। टॉर्च अभी तक रोशन थी। एक पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने सरदार को कहा, सरदार उधर हो जाओ। उसी वक्त रोशन खान भी अपने आदमी से पूछने लग गया था, गुल खान फायर तुमने किया है? गुल खान जिंदा होता तो जवाब देता। सरदार 1 सेकंड भी जाया किए बगैर लेटे लेटे ही लुढ़कते हुए मेरे पास आ गया और उसी वक्त किसी ने क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया। क्लैशनकोफ मुसलसल गरजने लगी। उसने उस वक्त तक ट्रिगर से उंगली न उठाई जब तक ट्रिंच की आवाज के साथ क्लैशनकोफ खाली न हो गई थी। हम पत्थर के पीछे सिमट कर लेटे रहे थे। अगर वो पत्थर न होता तो हम यकीनन मारे गए थे। ट्रेंच की आवाज सुनते ही मैंने कहा, सरदार फायर, और उसने लेटे लेटे मतलूबा जानिब क्लैशनकोफ की नाल करते हुए ट्रिगर दबा दिया। मुसलसल धमाकों की वजह से हमें पता नहीं चला कि वो फायरिंग कामयाब गई थी या नाकाम। आईकॉम पर रोशन खान मुसलसल गुल खान को पुकार रहा था। मैगजीन खाली होते ही सरदार ने नई मैगजीन लगाते हुए क्लैशनकोफ कॉक की लगी नराई की जानिब से 2-3 ब्रस्ट फायर हुए। यकीनन वो उसी जानिब ही बढ़ते चले आ रहे थे। सरदार खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। मैं उठकर थोड़ा दाएं मुड़ा और झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ने लगा। सामने से फायर न आता देखकर मैं समझ गया था कि सरदार की गोलियां रायगा नहीं गई थी। ज़ेडाकेल की बुलंदी चढ़ते ही मैंने उस तरफ का रुख किया जहां से मैं दिन को उतरकर अमेरिकन स्नाइपर वाली पहाड़ी पर चढ़ा था। सरदार मेरे पीछे ही दौड़ता हुआ रहा था। अकब में मुझे मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनाई दी। रोशन खान ने नासिर खान को चंद बंदे उस जाने भेजने का हुक्म दिया। साथ ये भी बता दिया कि ज़ेडाकेल पर उनका कोई आदमी बाकी नहीं बचा था। मैं और सरदार ठोकरें खाते किसी न किसी तरह उस जगह पहुंच गए जहां से मैं दिन को नीचे उतरा था। वो रास्ता काफी हमवार था। उस पर छदरे छदरे दरख्त भी मौजूद थे। जल्द ही हम नीचे कच्ची सड़क पर पहुंच गए थे। हम तेज रफ्तारी से ज़ेडाकेल से दूर हटने लगे। आगे वो नाला इंग्लिश के लफ्ज वाई की तरह 2 शाखा हो गया था। हमने मशवरे से बाएं जानिब इख्तियार कर ली थी। तेज रफ्तारी से हरकत करने के बायस हमारी सांस फूल गई थी। ज़ेडाकेल की जानिब से अब भी फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन आईकॉम खामोश था। शायद वो किसी दूसरे चैनल पर शुरू हो गए थे। मैंने चैनल तब्दील करना शुरू कर दिए। जल्द ही रोशन खान की मनहूस आवाज फिर से मेरे कानों में पड़ी। वो उन्हें 3 पार्टियों में बांटकर एक पार्टी को लगी नराय का रुख करने का कह रहा था। दूसरी पार्टी को उसने वो समत बताई जिस तरफ हम दोनों रवाना थे, और तीसरी नासिर खान वाली पार्टी को उसी नाले पर तैनात रखा था। मुझे ये पता नहीं चल सका था कि उसने चैनल कैसे तब्दील करवाया था, क्योंकि मैंने पिछले चैनल पर उसके मुंह से कोई कोड वर्ड या कोई लफ्ज नहीं सुना था। घड़ी पर निगाह डालने पर हिंद से 9:15 बजे का ऐलान करते नजर आए। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद 9 बजे के बाद उन्हें पहले से चैनल तब्दील करने का बताया हुआ था। पहले वाला चैनल 9 बजे तक ही इस्तेमाल होना था। वायरलेस सेट को इस्तेमाल करते वक्त इस तरह के चुटकुले हर कोई आजमाता रहता है। मैंने सरदार को तफसील बताते हुए कहा, सरदार खान, अब हमारा मुकाबला रोशन खान के 1/3 लश्कर से है। सरदार ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, जिस वक्त भी ये रोशन खान हाथ लगा उसे तो मैं अपने हाथ से गोली मार दूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर टॉर्च की रोशनी नजर आ रही थी। हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली। एक लिहाज से हमारी रफ्तार को उन पर फौकियत हासिल थी कि उन्होंने हमें तलाश करते हुए आगे बढ़ना था, जबकि हम इर्द गिर्द का जायजा लिए बगैर आगे बढ़ते जा रहे थे। मुसलसल तेज रफ्तारी से सफर करते हमें 3 घंटे होने को थे। शैतान की आंत की तरह वो लंबा नाला अब ऊपर को बुलंद होने लगा था। अचानक 50-60 गज के फासले पर एक ताकतवर टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। हमने नीचे लेटने में एक लम्हा भी न लगाया था। उसी वक्त सामने से एक ब्रस्ट फायर हुआ। सरदार हकलाया, ये वही ग्रुप है या उनके कोई और साथी हैं? मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे को खिसका। जो भी हैं अब तो बुरे फंसे हैं जी। टॉर्च एक बार फिर रोशन हुई और उसी रोशनी में चंद कदम आगे लगी कांटेदार तार को देखते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। सरदार, आर्मी की पोस्ट है, मैंने खुशी से बेकाबू लहजे में कहा, और उसके साथ ही मैंने जेब से टॉर्च निकालकर बार बार जलाकर टॉर्च का इशारा किया। कौन? दबंग लहजे में पूछा गया। सरदार को उठने का कहकर मैं हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया। हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। पिस्तौल मैंने होल्स्टर में लगा रखा था। सरदार भी क्लैशनकोफ जमीन पर रखते हुए मेरे साथ हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया।
उसी आवाज ने हमें पुकारा, आगे आ जाओ, और हम हाथ बुलंद किए आगे बढ़ने लगे। कांटेदार तार के दरमियान एक जगह रास्ता बना हुआ था, हम उसी से गुजरकर आगे बढ़ गए। हम टॉर्च वाले से 10-15 गज दूर पहुंचे होंगे कि उसने अगला हुक्म दिया, रुक, अपने हथियार और सामान यहीं छोड़ दो। हमने बेचूचरा उनके हुक्म पर अमल किया, अब आगे बढ़ो। हथियार और थैले जमीन पर रखते ही हमें दोबारा आगे बुलाया गया। नजदीक पहुंचने पर हमें 3 फौजी नजर आए। एक ने हाथ में टॉर्च थाम रखी थी, जबकि 2 के हाथों में हथियार थे। एक अपना हथियार स्लिंग अप करके आगे बढ़ा और हमारी तलाशी लेने लगा। तलाशी के बाद उनके सीनियर ने एक सिपाही को हमारा सामान लेने भेजा, जो हम उनके हुक्म पर पीछे छोड़ आए थे। थोड़ी देर बाद हम पोस्ट कमांडर के सामने खड़े थे। वो एक जूनियर ऑफिसर था। जी जनाब, अपना तारुफ करवाएं, उसने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। हमारे पुरएतमाद लहजे में की जाने वाली बातचीत से उसे इतना अंदाजा हो गया था कि हम दुश्मन नहीं है। मैंने कहा, मैं अपने आईकॉम सेट पर आपकी बात किसी से कराना चाहता हूँ। उसने इजाजत देने वाले अंदाज में सर हिलाया, बात करवाओ। उसका जवाब सुनकर एक बंदे ने आईकॉम सेट मेरी जानी बढ़ा दिया। आईकॉम सेट पकड़ते हुए मैंने जूनियर ऑफिसर से पूछा, पोस्ट का नाम? उसने बगैर किसी तरद्दुद के पोस्ट का नाम बताया, ये F ब्लॉक है। सेट ऑन करके मैंने चैनल 9 लगाया और 1 अल्फा को पुकारने लगा। मेरे 2-3 दफा पुकारने पर 1 अल्फा की भारी आवाज स्पीकर से बरामद हुई, सेंड योर मैसेज, ओवर। मैंने कहा, हम इस वक्त F ब्लॉक पर पहुंच गए हैं, ओवर। बगैर किसी तमहीद के मैं मतलब की बात पर आ गया कि वायरलेस सेट पर तमहीद नहीं बांधी जा सकती। 1 अल्फा के लहजे में हैरानी थी, मगर क्यों, ओवर। मैंने तफसील बतलाने से गुरेज किया, कहानी लंबी है, ओवर। उसने भी तफसील पूछने पर इसरार न किया, काम बताओ, ओवर। मैंने कहा, पोस्ट कमांडर को हमारी शनाख्त करवा दो, ओवर। वो बोला, ठीक है, पोस्ट कमांडर को अभी ऑर्डर मिल जाएंगे और तुम अगले हुक्म तक यहीं रहना, ओवर। और मेरे रॉजर कहने पर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। 5 मिनट बाद पोस्ट कमांडर के बंकर में पड़े टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, यस, सूबेदार रमजान बात कर रहा हूँ। और बस दूसरी जानिब से उसे कुछ हिदायत दी जाने लगी। हम तो बस उसकी यस सर ही सुनाई दे रही थी। बात खत्म करते ही उसने रिसीवर मेरी जानिब बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान हैदर बात कर रहा हूँ। मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए अपना तारुफ करवाया। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, कल का दिन F ब्लॉक पर गुजार कर परसों तुम दोनों D ब्लॉक पर चले जाना, वहाँ 1 अल्फा तुम्हारा मुंतजिर है। D ब्लॉक का रास्ता तुम्हें सूबेदार रमजान से मालूम हो जाएगा। और मेरे ठीक है सर कहने पर उसने खुदा हाफिज कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरे रिसीवर रखते ही सूबेदार रमजान ने पूछा, यकीनन आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। सरदार ने इस बात में सर हिलाया, जी सर। एक आदमी को खाना लाने का कहकर वो हमसे गपशप करने लगा। हमारी दिन भर की कार्रवाई चूंकि अपनी फौज के लिए कोई राज की बात नहीं थी, इसलिए हमने उसे मुकम्मल तफसील से बता दिया। सारी तफसील सरदार ने ही सुनाई थी। उसकी बात खत्म होते ही सूबेदार रमजान ने बाकायदा हमें गले लगाकर हमारी पीठ थपथपाई। उसी वक्त ताज़ा खाना तैयार होकर आ गया। गरम गरम रोटियों और भेड़ के गोश्त से लुत्फानंदोज होने के बाद हमने मिल्क पाउडर की बनी चाय पी और बिस्तर में घुस गए। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद सख्त थकन महसूस हो रही थी। वजीरिस्तान ने हमें काफी अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहा था। किस्मत अच्छी थी, वरना सरदार कबील खान के आदमियों ने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।